Hello, Assalamu alaikum. Uh, Here we're going to discuss over the topic romanticism, and the course title is History of Ideas. Yes. What is romanticism? First, we have to take some key ideas what romanticism is and what is the timeline of it. And this is a course of History of Ideas. Yes, the term romanticism is usually um, used in the European writing and the British writing in early 18th century, in the 19th century. Romanticism is that type of movement which is fall in the literature and mostly prominent in the different countries like Germany, England, France. ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे कंट्रीज हैं जहाँ पे रोमांटिज्म का बोलबाला रहा है और रोमांटिज्म लिटरेचर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है और रोमांटिज्म इज यू कैन से दैट जस्ट लाइक द रेशनलिज्म वेयर वी यूज the reason. But in romanticism, we give the priority to our emotion and passion and the feeling. You can say that where the emotion speak. और जो 19th सेंचुरी का जो एरा है अर्ली 19th सेंचुरी बिगनिंग 19th सेंचुरी उसमें हमें रोमांटिज्म का लिटरेचर पे पोइट पे नॉवेल्स पे मूवी पे ड्रामा पे आर्ट पे बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस नज़र आता है इस रोमांटिज्म आइडियाज़ का। तो रोमांटिज्म क्या है? सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 18-19 सेंचुरी के लेट 18 एंड द अर्ली 19 में ये आइडियाज़ प्रोमिनेंट हुए हैं और ब्रिटिश राइटिंग में हमें बहुत सारे पोइट राइटर्स नज़र आते हैं। उसके अलावा जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जो यूरोप जो है वो इसकी सरजमीन रही है और इस पर दो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक फ्रेडरिक शेगल जिसकी 17 टू 18 सेंचुरी के दौरान उसका कंट्रीब्यूशन रहा है और शिगल ऑगस्ट शिगल ये भी 17 टू 18 सेंचुरी के दरमियान रहे हैं दोनों। ये जो एक क्लासिकल फाउंडर है ये इन्होंने रोमांटिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट दिया और फिलॉसफी में एक वोल्टायर ने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट दिया कि छोटे छोटे जो पंच लाइन फ्रेजेस लाइन जिसको आज आप ज़माने में कोटेशंस की तरह से कहते हैं, तो ये जो बड़े बड़े लिटरेचर और टेक्स्ट प्रोड्यूस होने के बजाय स्मॉल फ्रेजेस में और एक एस्थेटिक वे में आइडियाज़ को प्रेजेंट करना जो है ये का एक नया अंदाज रहा यूरोपियन राइटिंग का। तो रोमांटिज्म में हमें स्ट्राइव करते हुए नज़र आते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज़ और जो है मैंने आपको नाम बताया जैसे कि शिगल अब आपको मैंने बताया और उसके बाद जो है मैंने वोल्टायर और शोपेनहावर का भी देखेंगे हम क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमें एक बात तो क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जो रोमांटिज्म है वो बेसिकली जो है लिटरेचर के अंदर उसका क्या असरअंदाज है। जैसे कि मैंने कहा इमोशनल और सेल्फ अवेयरनेस की बात ज़्यादा नज़र आती है। जो हमारी इंस्टेंस फीलिंग है फीलिंग सेंस एंड इमोशन ये डोमिनेटिंग नज़र आते हैं। जैसे रॉबर्ट बर्न जो है इंग्लिश राइटर है तो वो ज़्यादातर इमोशन और पैशन को डोमिनेट करता है। जैसे ये कहते हैं कि इमोशन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो यहाँ इन्फ्लुएंस नज़र आता है बहुत ज़्यादा हमें और जो और एस्थेटिक वर्क को प्रमोट करते हुए हमें लोग नज़र आते हैं क्योंकि देखें लोग एक कह सकते हैं कि एक तरह की रिबेलियन से बागी थे रेशनलिस्ट और एनलाइटेंड और मॉडर्न जो मशीनी एरा था कि है दिल पर मौत मशीनों की हुकूमत एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात। तो ये जो मशीनों में घिरे हुए इंसान हैं इनको इनके अंदर से जो जज्बात हैं दिल हैं उसके मायने मफ़हूम बिल्कुल ख़त्म हुए। तो उस ज़माने में ये बेसिकली ये था कि बैक टू द नेचर कि ये जो मॉडर्निटी और बड़े बड़े शहर सिविलाइजेशन की बातें कर रहे हैं ये इससे हमें करप्ट कर दिया। ये आर्टिफिशियल है और जो है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो रियल फ्रीडम है। तो ये हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे बातें कि यहाँ इमोशन ज़्यादा डोमिनेट करता है। इमोशंस डोमिनेट वो कहते हैं इमोशन जो है वो जो हमारे पैशंस हैं दैट मेक स्लेव टू द रीज़न कि दिल जो है वो सोचता है और दिल जो है वो फैसला करता है और अक्ल उसकी ग़ुलाम है और वो अक्ल के घोड़े दौड़ाता हुआ जाता है और वो उस बात को साबित करने के लिए जो हमारी जो लॉजिक है मंतक है रीज़न है वो इस्तेमाल होती है। तो रैशनलिस्ट कहते हैं कि जो इमोशंस हैं ये डोमिनेट करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैसला लेते हैं डिसीजंस लेते हैं और गुस्सा ठीक है
पसंद नापसंद, जेलसी, दुश्मनी, इसमें जज्बात हमारे ज़्यादा है, इमोशन, पैशन। तो इमोशन, पैशन और इरेशनैलिटी, ये हमें डोमिनेटिंग आइडियाज नज़र आते हैं रोमांटिज्म के। और रोमांटिज्म में जो है वो इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस है, बैक टू द नेचर की बात हो रही है। तो ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द रीजन, यहाँ पे देखिए बात यही हो रही है कि एनलाइटनमेंट जो थी वो क्या कहती है कि सोसाइटी ने जो है वो मॉडर्निटी की तरफ चली गई, इसने बहुत तरक्की कर ली, इंसान जो है वो प्रोग्रेसिव हो गया, तरक्की याफ्ता इंसान, मॉडर्न ह्यूमन। तो भाई तरक्की याफ्ता इंसान ने क्या कुछ हासिल कर लिया, तो वो मशीनी हो गया। आर्टिस्ट जो है वो मैकेनिस्टिक लाइफ हो गई उसकी। और जो हम सिविलाइज बन रहे हैं, सिविलाइजेशन ने करप्ट कर दिया सोसाइटी। इन अर्ली 19th सेंचुरी सोसाइटी करप्ट्स यू। और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस था सब्जेक्टिव और इमोशन का, वो हमें नज़र आता है रोमांटिज्म में कि इमोशनल एक्सपीरियंस को डोमिनेट किया जाता है। कि ह्यूमन नॉलेज जो है वो हिस्टोरिकल फोर्सेस के ऊपर है, और इंडिविजुअल राइट जो है वो डेंजरस एफर्ट है। और किस तरफ, सेल्फिशनेस की तरफ। ये जो इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा एज अ होल, इंडिविजुअलिज्म मैटर नहीं करता, क्योंकि इंसान अपनी अकेली ज़िंदगी गुजारे, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ, इंडिविजुअल वैल्यूज हार्म्स द सोसाइटी। कम्युनल वैल्यू, कम्युनिटी सर्विस, ये बेटर आइडियाज़ हैं। तो ये सब हमें नज़र आता है रोमांटिज्म में। और इसके अलावा जो फिलोसफिकल और आर्टिस्टिक मूवमेंट जो रोमांटिज्म में नज़र आती है हमें, मैंने जैसे कहा आपसे कि लेट सेंचुरी और अर्ली जो 19th सेंचुरी के अंदर, तो वो क्या है कि बेसिकली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन के ऊपर एक रिप्लाई था। क्या रिप्लाई था कि हर्ट हैज़ अ रीज़न टू अंडरस्टैंड, we can understand through the heart, through the emotion, not only the mind is the factor, mind is not only the faculty to justify the things, so we cannot rely on a science and mind, बल्कि दिल और जज्बात भी हैं, साज भी हैं। तो देख रहे हैं आप एनलाइटनमेंट में कैसी बातें हो रही हैं, रीजंस, माइंड, रेशनैलिटी। लेकिन रोमांटिज्म मूवमेंट जो है वो इमोशंस की बात करती है, इंट्यूशन की बात करती है, इमेजिनेशन की बात करती है, कि वजदानी कैफियत भी होती है। इंसान दिलो दिमाग से भी, दिमाग के अलावा दिल से चीज़ों को समझता है, देखता है, महसूस करता है। अखलाकियात हमारी सेंस के साथ है जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से एनलाइटनमेंट में बात होती है यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, लेकिन रोमांटिज्म जो है वो बात कर रहा है यूनिकनेस की, ह्यूमन यूनिकनेस की। ह्यूमन जो है वो एक हीरोइक एक्ट है, कि वेदर यू फेल और वेदर यू सक्सीड, बट योर पैशन, ये जो दीवानगी, जुनून है, अपने ड्रीम को पूरा करना या किसी चीज़ को पाना, हासिल करना, यही असल इंसान की कैफियत, हालत है। तो ये जो हमें रोमांटिज्म में एक हीरो का एक्ट नज़र आता है और एक सिनेरियो नज़र आता है कि वो इंसान अपनी एक खास किस्म की ट्रेजेडी से लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो है वो हालात से लड़ते हुए वो, अब वेदर वेदर ही फेल और वेदर ही सक्सीड, मगर वो जो हीरोइक एक्ट है वो उसके लिए जो है वो एप्रिसिएशन का सबब बनती है। तो यहाँ पे हमें कॉमन मैन नज़र आता है, बिल्कुल। अच्छा, नेचुरल ऑर्डर की बात हो रही है कहाँ पे, एनलाइटनमेंट में, मॉडर्निटी के अंदर। लेकिन जब हम रोमांटिज्म की बात करेंगे तो वो कह रहे हैं भाई जो ज़िंदगी सादा ज़िंदगी है, कॉमन मैन ज़िंदगी है, वो ज़्यादा बेहतर है। लिव योर लाइफ इन अ सिंपल वे। नेचर लाइफ को देखो, नेचर को देखो, नेचर की तरफ दौड़ो, और नेचर इज़ वाइल्ड। वो जो लाइफ है वो ज़्यादा बेटर लाइफ। अच्छा, इसी तरीके से एकेडमिक बातें हो रही हैं बड़ी, जो है वो बुक कहती है, किताब कहती है, लिटरेचर। लेकिन यहाँ पे आर्टिस्टिक वैल्यू की बात कर रहे हैं कि सारे अल्फाजों से, डिबेट एंड डिस्कशन से मसले हल नहीं होते। कुछ कुछ पोइटिक, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक वैल्यूज़ भी हैं, जो चीज़ हम अक्ल से बयान नहीं कर पाते, उसके लिए फिर हम जो है वो अपने इस बात को इजहार करने के लिए हम पोइटिक, इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक वेज को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक डिफरेंस रोमांटिज्म की तरफ से। इस तरह से एनलाइटनमेंट में पेट्रोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि आज़ादी होनी चाहिए, कि हम किसी अथॉरिटी के बजाय भी जस्ट की द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो दौर है एनलाइटनमेंट, वो क्लासिकल एरे से ज़्यादा मुतासर था, लेकिन रोमांटिज्म जो है वो मिडिवल एज के जो उसमें फेथ और फेथ फ्रॉम द हर्ट, वहाँ से ये ज़्यादा हमें नज़र आता है, जैसे कि इंट्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से सोसाइटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सॉलिट्यूड की बात हो रही है, हम आहंगी की बात हो रही है।
तो आपने देखा बैकग्राउंड अगर रोमांटिज्म में तो देखें तो यूरोप और अमेरिका में मैंने आपको बताया ये रिएक्शन था, बेसिकली रैशनलिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन था। और ये प्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्योरिटी फ्रॉम द हार्ट, प्योरिटी फ्रॉम द फीलिंग। तो जितने रोमांटिक आर्टिस्ट, क्लासिकल राइटर्स हैं, वो उन्होंने स्पिरिचुअल की बात की, प्योर स्पिरिट की बात की, वो इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं यही बेसिक एलिमेंट्स हैं ह्यूमन नेचर के, कि ह्यूमन नेचर के आपने एक सबसे बड़े एक खाने को खाली छोड़ दिया, वो था उसके स्पिरिट, उसके थे इमोशन। क्योंकि एनलाइटनमेंट में, रेनेसां में, मॉडर्निटी में इंसान को सिर्फ साइंस, अक्ल और दिमाग के बेसिस के ऊपर समझाया जा रहा होता है कि वो कितना प्रोग्रेसिव है। लेकिन वो कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव सिर्फ तब मुकम्मल होगा जब वो उसके एक और एलिमेंट को भी देखेंगे, जो कि इमोशंस, स्पिरिट। तो रोमांटिज्म के अगर हम डिफाइन करने चलें, अगर हम, तो आपको हम समझाते हैं इस तरह से कि इसको 5 आईज से आप ज़रा रिमेंबर रखें तो बड़ा अच्छा आपको याद रह जाएगा, मेमोराइज कर सकेंगे। द फर्स्ट वन इज इमेजिनेशन। 5 आईज हैं रोमांटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि हमें आर्ट में, पोइट्री में, फिलासफी में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में नज़र आते हैं। जो 19th सेंचुरी के ज़माने के 90s के सॉन्ग सुने हम, 90s की मूवीज़ देखें, 90s की बुक रीडिंग करें, उस ज़माने के जो लिटरेचर प्रोड्यूसर हैं, लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उर्दू चाहे इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको ये 5 आईज डोमिनेट नज़र आएंगे। इमेजिनेशन ज़्यादा नज़र आती है उसमें, अक्ल की बात कम है। इंट्यूशन, सेंस ऑफ फीलिंग नज़र आता है। इंट्यूशन यानी इनर मोस्ट सेंस, इनर मोस्ट फीलिंग, जिसको आप सिक्स सेंस कहते हैं, या एक सूफीज़म में कशफ जो है, आपके अंदर की एक आवाज़ है। इसी तरह आइडियलिज्म, जिसमें आइडिया की बात ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू द मेंटल और फिजिकल और मटेरियलिज्म के बजाय। इस तरह इंस्पिरेशन बात हो रही है, पैशन, जज्बात की, एहसास, दीवानगी, ये पैशनेट हमें लिटरेचर प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आता है। हीरोइक एक्ट और इंडिविजुअलिटी की बात होती है कि इंडिविजुअल जो है वो उसको आज़ादी हो और वो ताकि अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर सके। तो हम इसको वन बाय वन क्लिक करते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पे हम एक एक आइडियाज़ के बारे में अभी आपसे जैसे बात किया कि इमेजिनेशन जो है हमें आर्टिस्टिक वर्क, तो आपको पता है बेस ही करता है ख्यालात, तसव्वुर, इमेजिनेशन के ऊपर। और रोमांटिज्म का मानना ये है कि इफ़ वी कांट एक्सप्रेस दोज थिंग फ्रॉम द माइंड इन द रीजन where the imaginations come forward, and artistic values also give us knowledge। ठीक है, आर्ट हमें वो बातें बताता है जो कि हमारी इनर मोस्ट होती हैं, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो एस्थेटिक वैल्यू के ज़रिए, इमेजिनेशन के ज़रिए भी हम बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लियोनार्डो डी विंची को आप देखें, एक आर्टिस्ट है, मगर उसने साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, फ्लाइंग मशीन का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, रोमांटिक प्लेस वैल्यूज इन इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी इनर फीलिंग, इंस्टिंक्ट्स की बात हो रही है ओवर द रीजन। ठीक है, आइडियलिज्म हमने आपको जैसे बताया कि ये मटेरियलिज्म के अपोजिट है। वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एक आइडिया, आइडियलिस्टिक सोसाइटी बनानी है। इंस्पिरेशन, जिसमें हार्ट, पैशन की बात हो रही है, नॉट टॉकिंग अबाउट द रीजन। रीजन इज नॉट ओनली द थिंग, द हार्ट वाज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, दिल भी जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ आइडियाज फेल्ट एज सेंसेशन रादर देन द थॉट। यानी हम हमारी जो समझ है, जैसे देखिए ना, अगर हमारे सामने हम किसी को मार रहे होते हैं या किसी को बुरा होता है, तो हमारे दिल में भी एक एहसास डेवलप होता है, तो हमें एक फील डेवलप होता है। तो एथिकल मोरल वैल्यूज़ जो है वो सेंसेस के साथ भी हैं, फीलिंग के साथ भी हैं। और हार्ट वाज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये जो कह रहे हैं कि कल्बी कैफियत, जो दिल दिल में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है हम फैसला साजी के अंदर भी हम कहते हैं कि ठीक है, हमें दिमाग ये कह रहा है कि गलत है, मगर फिर भी हम इसकी तरफ जाते हैं। क्यों? वो हार्ट इन्फ्लुएंस करता है, हार्ट भी कमांड करता है। तो हार्ट एंड इमोशन जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर, नॉलेज गेन के अंदर, मोरल वैल्यूज़ को डिटरमिन करने के अंदर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है। इस तरह इंडिविजुअलिज्म, सेलिब्रेट इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑटोनॉमी, एक आज़ाद इंसान है जो अपने ख़यालात को ज़ाहिर कर सके, अपनी इमेजिनेशन को। तो एज ऑफ रीज़न, जो जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ये उसके बिल्कुल बरक्स है, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट है। तो तभी इसमें इमेजिनेशन को फोकस किया जाता है ओवर द रीज़न। और जो है ब्रिटिश राइटर हैं सैमुअल टेलर, तो वो उसको इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन भी कह रहे हैं। तो इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन गट फीलिंग, इनर फीलिंग,
सेंस ऑफ फीलिंग यानी एक वजदानी कैफियत, ये सब जिसमें यानी समझे आप डोमिनेट कर रहा है इसमें अदर देन द रीजन द अदर फैक्टर विच इज इनसाइट फ्रॉम योर इनसाइट, यानी इमोशन इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हम देखते हैं तो वो किस बात पे बिलीव करते हैं, स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो, या शाहबुलती बटाई की आप पोइट्री को पढ़ें तो आप देखेंगे वो एक फ्लो होता गया और वो लिखते चले गए माउंट ऑफ बिट पे, या रूमी की कपलेट्स देखेंगे तो वो लिखते चले गए और वो एक उतरता चला गया कलाम और वो अपने कपलेट्स पोएम्स लिखते चले गए। तो ये जो रोमांटिक किस्म है वो इंट्यूशन की बात कर रहा है कि एक स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होता है फीलिंग्स का और वो उसको बयान करते चले जाते हैं। आइडियलिज्म मैंने आपको जैसे बताया कि इज इन अपोजिट ऑफ मटेरियलिज्म, जिसमें स्पिरिट की बात हो रही है, इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही है कि भाई एहसास और जज्बात को हम यूँ लफ्ज़ों में ढाल देते हैं और लोग उसे लफ्ज़ों का मजमूआ समझ कर टाल देते हैं। तो ये जो अल्फाज नहीं है ये बल्कि एहसास हैं जो हम ज़बान से इजहार कर रहे हैं। तो वो ज़बान जो है लैंग्वेज है वो तो एक मीडियम है, जो हम लॉजिक और रीज़न इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो रिफ्लेक्शन है इसका, जो कुछ हमारे दिल में है, जो कुछ हमारे इमोशंस बोल रहे हैं। तो इमोशन कैन स्पीक फॉर द रीज़न, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर हैं और क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में भी वो यही बात करते हैं एस्थेटिक जजमेंट और एस्थेटिक वैल्यू की, जो कि अभी हम और आगे देखेंगे। तो उसमें वो यही बात करते हैं कि कुछ इल्म को ऐसे हासिल किया जा सकता है कि वो माइंड के ज़रिए नहीं बल्कि बियॉन्ड द माइंड, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। तो ट्रांसेंड कैसे करेंगे? ट्रांसेंड करते हैं फ्रॉम द रीज़न टू द इंट्यूशन, टू द इमेजिनेशन, टू द इमोशन, टू द आइडिया। तो फिर हम एक एब्सोल्यूट आइडिया को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रीज़न ना काफ़ी है, यानी ये जो अक्ल जो है ये नाकस है, ठीक है, कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। तो इसका मतलब माइंड तो क्रिटिसाइज ही करता रहता है, तो हम जो है वो इंट्यूशंस के ज़रिए ही समझ सकते हैं चीज़ों को। इस तरह इंस्पिरेशन की बात करें अगर हम, तो जो म्यूजिशियंस हैं, राइटर्स हैं, वो उसमें इंस्पिरेशन, पैशन, यानी गोइंग विद द मोमेंट और बीइंग स्पॉन्टेनियसली गेटिंग इट साइज वी वांट टू गेट इट, ये पैशन, जज्बा हमें नज़र आता है। तो इंडिविजुअलिटी अगर हम बात करें तो इंडिविजुअलिटी हमें इस तरह से नज़र आती है कि हर एक को इंडिविजुअल राइट्स मिले और सबकी ज़िंदगी एक अपनी जगह अहमियत की हामिल है। तो ये रोमांटिज़म में हमें नज़र आता है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी एस्थेटिकली साउंड होना चाहिए, आर्टिस्टिक जीनियस लोग हैं, यानी ज़रूरी नहीं है जीनियस वही हो जिसकी मेमोरी हाफ़िज़ा अच्छा हो और वो बहुत सारा डाटा माइंड में रखता हो, बल्कि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं जो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी एक जीनियस है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आर्टिस्टिक वे में होता है। लैंग्वेज, इमोशंस की भी लैंग्वेज होती है, इमोशन कैन स्पीक, ये हमने सीखा। फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, रोमांटिज्म में यही बात के ऊपर जोर दिया गया। और हीरोइक एक्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि whether you win, whether you lose, but you have to be try, and how much you will try with your passion, the level of passion tell you कि you are a hero, कि एटलीस्ट आपने जो है वो अपनी दीवानगी में पैशन को शो किया कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए। आर्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, सिर्फ माइंड और रीज़न नहीं बल्कि हम आर्ट के ज़रिए भी इनको हासिल कर सकते हैं और अपने इनर सेंस और सेंटिमेंट्स के ज़रिए को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें ये जो आइडियाज़ हैं कि कॉमन मैन एक सादा ज़िंदगी गुजारो, सिविलाइज होने के लिए हमने सूट बूट छुरी कांटा और थ्री पीस ये तो वेयर कर लिए हैं, मगर हमने एक आर्टिफिशियल लाइफ बना ली है और ये सिविलाइजेशन है ये हमें करप्ट कर रही है। तो हमने निगलेक्ट कर दिया अपने इमोशंस एंड फीलिंग को। तो आर्ट एब्जॉर्ब द इमोशन। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है उनका समअप है, तभी हमने प्रीवियस देखा उन सबका समअप है कि कॉमन मैन यानी बिल्कुल एक सादा ज़िंदगी गुजारे, यानी बैक टू द नेचर और लव टू द नेचर एंड मेक एग्रीमेंट विद द नेचर। और एक चाइल्डिश बिहेवियर ये ज़्यादा मैटर करता है एक सादा सी ज़िंदगी उसके मुकाबले में, ये जो एक आर्टिफिशियल लाइफ आप स्पेंड कर रहा है। और इमोशंस एंड फीलिंग्स को पहले तरजीह दी जा रही है कि अपने दिल को अहमियत दी जाए दिमाग के ऊपर। तो फिर इमोशंस जो है वो प्रायर हैं, इमोशंस मेक स्लेव द रीज़न। और इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है कि अपने आप को तरजीह देनी, लेकिन सेल्फिश नहीं होना, कम्युनिटी सर्विस के साथ रहना है और
इमेजिनेशन का इम्पोर्टेंस, ये सबका समअप है। आर्थर शॉपेनर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रोमांटिज्म में, क्योंकि उसने जब अपने फलसफे में विल टू लाइफ का एक यूनिवर्सल विल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें वो यही बताता है कि इस पूरी दुनिया को ड्राइव करने के लिए एक विल है, एक यूनिवर्सल विल है। और वो जो विल है वो एक रिप्रेजेंटेशन है। रीजन इज द सबॉर्डिनेट, और जो अक्ल जिसे हम कहते हैं वो उस विल के आगे सरेंडर करती है। अब वो विल कहाँ से आ रही है? वो विल हमारी स्ट्राइविंग है, विल हमारी इंट्यूटिव है, और जो हमारे ज़िंदगी के गोल होते हैं, मकसद होते हैं, वो उस विल से हैं। वो कहते हैं ना, विल पावर नहीं है। तो एक छोटी सी विल पावर भी जो है, एक बहुत बड़ा जाइंट सा एक शख्स है और एक कोई लीन सा है, लेकिन अगर उसके अंदर विल पावर स्ट्रांग है तो हमें वो ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट नज़र आएगा। और अगर उसके मुकाबले में हम दूसरे शख्स को देखते हैं, वो विल लेज़ी और विल पावर नहीं है, तो हम उसकी एफिशिएंसी को डिक्लाइन देखेंगे। अच्छा, तो शॉपनर का कहना यही है कि यूनिवर्सल विल या विल टू लाइफ जो है, जो हमारी पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है और रूल कर रही है, और ह्यूमन लाइफ को भी। तो उसने विल को, ये जो हमारी जो विल है, ह्यूमन विल है, उसको प्रायोरिटी ओवर द रीजन। तो इसी तरह कांट के ऊपर मैंने आपको बताया, इमैनुअल कांट जो जर्मन फिलोसोफर है, वो क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो कि उसने पब्लिश किया 1719 में। तो वो यही बात को अहमियत देता है कि माइंड इज नॉट अ पैसिव मिरर ऑफ नेचर, और जो ट्रुथ है वो डिस्कवर भी किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है। यानी रीजन के साथ हम माइंड को भी, माइंड और रीजन के साथ हम इमोशंस को भी वैल्यू दें। और लेकिन रिमेंबर दैट आर्ट इज अ मैटर ऑफ प्लेजर नॉट अ नॉलेज। और हम एस्थेटिक वैल्यू से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट, कि आप देखें बहुत सारे इस तरह के ये आर्टिस्टिक वैल्यूज हैं, इमेजिनेशन हैं, जिसमें बहुत वर्ड दर मैसेज ये आपको कैस्पर डेविड फ्रेडरिक की है, विंडिंग अबव द सी ऑफ फॉग। और ये आपके सामने कुछ, ठीक है, ये कुछ रोमांटिक पोइट्स हैं उस ज़माने के, शेले, लॉर्ड बैरन, सैमुअल टेलर, विलियम वुड्सवर्थ, जॉन कीट्स, आपने पढ़ा होगा, विलियम ब्लेक, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करते हैं आपके साथ। तो अगर मैं सारे टॉपिक को कंक्लूड करूँ तो व्हाट वी गेट, हमने ये सीखा कि रोमांटिज्म जो है इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द एनलाइटनमेंट मूवमेंट, और यहाँ पे 5 आइज़ के ऊपर फोकस किया। 5 आइज़ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, दीज आर द 5 आइज़। और ये बेसिकली ये एज ऑफ इमोशन, यू कैन से दैट ये जो रोमांटिज्म मूवमेंट है, ये एज ऑफ इमोशन है। और जो 90s का एरा था, अर्ली 90s का एरा था, वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता हुआ नज़र आता है। इसमें हमें हीरोइक एक्ट नज़र आते हैं, हमें कोई पैशनेट नज़र आते हैं, हमें इमोशंस और सेंस और फीलिंग का डोमिनेशन नज़र आता है लिटरेचर के अंदर। और उसमें ट्रांसजेंड कर जाते हैं हम रीजंस के ऊपर, और सिविलाइजेशन के करप्ट होने का हमें जो है वो मैसेज मिलता है। ठीक है, नॉलेज इज थ्रू इंट्यूशन और स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो फीलिंग। तो नॉलेज का एक सोर्स जो है वो इमेजिनेशन भी है, और इमेजिनेशन जो है क्रिटिकल अथॉरिटी। philosophy has become the artistic one, artistic genius, और aesthetic value को neglect नहीं किया जा सकता। Through art, reason can reach toward the truth and reality, कि हम ट्रुथ एंड रियलिटी को अटेन कर सकते हैं आर्टिस्टिक इमेजिनेटिव वैल्यू के जरिए। एंड ट्रुथ कैन बी बोथ डिस्कवर्ड एंड क्रिएटेड। तो पोइट्री इज ऑलमोस्ट नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज एन इनर मोस्ट फीलिंग। एंड यू कैन से दैट आर्ट इज द लैंग्वेज ऑफ योर इमोशन, और इमेजिनेशन जो है वो डायरेक्ट डिवाइन फैकल्टी है विदाउट द यूज ऑफ माइंड एंड द रीजन। साइंस, माइंड, रीजन इज नॉट ओनली द सोर्स, बट के हमारे पास जो है इमोशन, पैशन, फीलिंग, इंट्यूशन, दीज आर द फैक्टर्स ऑल्सो। तो रोमांटिज्म में हमें, आपने देखा कि बात कर रहे हैं कि इसकी नेचर की बात कर रहे हैं, और उसमें फिर मैंने आपको डिफरेंट जो हैं फिलासफर्स थे, रोमांटिक फिलासफर, उनके बारे में बात की। जैसे कि मैं आपसे दो फिलासफर के बारे में और बात करते हैं। एक शेलिंग है जो कहता है कि स्पिरिचुअल बात करते हैं कि नेचर जो है वो मैनिफेस्टो है, और उसको देख के हम अपने आप अपनी लाइफ को अडॉप्ट करें। और जो है वो कहते हैं कि कंबाइन करें हम मिथ, फिलॉसफी और नेचर को, तब जाके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और खुदा को हम नहीं समझ पाते अक्ल के ज़रिए, माइंड के ज़रिए, वो तो एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो फिर वही बात आ गई दिल से, इनर सेंस से, एक्सपीरियंस से। तो बड़ी ज़बरदस्त बात की शैली में। इसी तरह रिश्ते
एक राइटर है और जो कि कांट का स्टूडेंट है, तो वो भी रोमांटिज्म मूवमेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले करते हैं, और वो आई का एक कॉन्सेप्ट देता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी इसका मतलब सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात कर रहा है। आई यानी आई मीन्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कि मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस करके समझूंगा। ये नहीं कि मैं लोगों का जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, जो उन्होंने लिखा, मैं उसको पढ़ के चीज़ों को समझूं, बल्कि जो मुझ पर गुजरी, जो मुझे एहसास हुआ, जो मैंने फील किया, मैंने ऑब्जर्व किया, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और वो भी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म से मैं चीज़ों को समझूंगा। तो वो कहता है ये जो एब्सोल्यूट ईगो है, जो मेरी इंसाइट है, ये एक सबब बनेगी। सेल्फ कॉन्शियस होना यानी अपना आपको अवेयर करना, ये ज़रूरी है। इससे हम समझ सकते हैं मैन चूज डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज, राइट। तो वो यही कहता है कि नेशनल स्प्रेड यानी प्रॉब्लम क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात हो रही है, इमोशनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम और अगर की पॉइंट्स देखते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें यहाँ पे शिगल और शिलर के कुछ की पॉइंट्स हैं। तो वो क्या हैं? वो ये है कि आर्ट जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर। कल्चर स्पेशली जो है वो क्रिएट करने में आर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि आर्ट बिकम अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, और आर्ट जो है वो ऑर्गन ऑफ फिलॉसफी है। फिलॉसफी के अंदर जैसे कि प्लाटो का जो एक वे था, वो डायलॉग्स के जरिए था, वो एक पोइटिक वे में बहुत खूबसूरत फलसफे को बयान करता रहा। उस तरह से और भी डिफरेंट फिलोसफर्स पहुंचे हैं जिन्होंने, अल्लामा इकबाल को देखें आप, उन्होंने अपना एक मोड ऑफ मीडियम जो चूज़ किया टू एक्सप्रेस दियर थॉट, वो एक पोइट्री का इस्तेमाल किया। तो वो कहते हैं कि हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, उसको बयान करने में सिर्फ जो है वो इमोशन, इमेजिनेशन भी मैटर करता है। तो आर्टिस्टिक वैल्यू पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की गई है, और ये जो नोशन है नेचर एंड फ्रीडम का, ये बहुत मैटर है। और यही वोल्टायर की बात फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबब बनी। फ्रेडरिक शीलर जो रेंट के डिस्कशन, कांट के डिस्कशन से बहुत मुतासिर था, शेलिंग एंड द शीलर। तो ये भी यही बात करते हैं कि जो जर्मन फिलासफर है वहाँ पे जो आइडियलिज्म है, वो भी इसी बात को प्रमोट करता है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से बेटर होता चला जा रहा है, और हमारे तमाम तरह आइडियाज इंप्रूव होते चले आ रहे हैं, और दुनिया जो है वो एब्सोल्यूट स्प्रेड की तरफ जाती जा रही है। तो ये रोमांटिज्म के ही ऑफशूट हैं, उसका असर अंदाज है कि जो चेंजेस हमें नज़र आती हैं वैल्यूज़ के, आइज ओपन टू द न्यू एस्थेटिक वैल्यूज़। तो इस तरह से जो है लिटरेचर राइटिंग के अंदर एक और डोमेन ओपन हो गया, वो एस्थेटिक जजमेंट, एस्थेटिक वैल्यूज़ का हो गया, राइट। तो लैंग्वेज, हाँ, यू कैन से दैट द लैंग्वेज ऑफ इमोशन। So it is the most romantic of all that one might say the only genuine romantic art for his own soul subject is infinite. Why they say that it is infinite? Because there is a spontaneously flow of emotions and the feeling. You will express and you will share with that. Yes. That's why I say that imagination is very important in divine faculty, which perceive directly without the use of philosophical method, secret and the intimate relation of all those things can be better understood by the imagination. So that's all about the romanticism. Uh, we have concluded that romanticism is an intellectual movement arose in the late 18 and the early 19th century, is a reaction after the Enlightenment in the modern period. And what is the main idea? The main idea is to promote the emotions, feelings over the reason. So that's all about it. I hope you will be better understand the lecture. Inshallah, we will meet in the next